नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि भारत में काम करने के नियम पूरी तरह बदल गए हैं? 29 पुराने उलझे हुए कानूनों की जगह अब सिर्फ 4 नए कोड्स आ गए हैं। कहा जा रहा है कि यह भारत का सबसे बड़ा लेबर रिफॉर्म है, लेकिन इसका आप पर, आपकी नौकरी पर और देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? हमारे पुराने कानून क्या इतने खराब थे? खराब से ज्यादा आप कह सकती हैं कि वो पुराने पड़ चुके थे। पुराने मतलब? सोचिए, हमारे ज्यादातर लेबर कानून 1930s, 40s, 50s के थे। वो उस जमाने के लिए बने थे जब काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। हाँ, तब तो गिग इकोनॉमी या आईटी सेक्टर जैसा कुछ था ही नहीं। थे नतीजा ये था कि कंपनियों के लिए 29 अलग अलग कानूनों का पालन करना एक बुरे सपने जैसा था। अच्छा। बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई, अलग अलग रिटर्न और कंफ्यूजन, मतलब एक तरह का जंगल ऑफ लॉज बन गया था। और कर्मचारियों के लिए? उनके लिए क्या मुश्किल थी? उनके लिए भी मुश्किलें थीं। कानून इतने जटिल थे कि कई बार उन्हें अपने अधिकार ही नहीं पता होते थे। हाँ। सोशल सिक्योरिटी का फायदा देश की वर्कफोर्स के एक बहुत छोटे हिस्से तक ही था। और अगर कोई झगड़ा हो जाए तो बस केस सालों तक अदालतों में लटके रहते थे। हाँ। तो इन 4 नए कोड्स का एक ही मकसद है, इस पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई करना, मॉडर्नाइज करना और असरदार बनाना। ठीक है, तो 29 कानूनों को समेटकर 4 कोड्स में लाया गया। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा और आप कह सकते हैं बहस इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड यानी आईआर कोड पर हो रही है। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ज्यादातर बड़े बदलाव इसी में हैं। चलिए इसी से शुरू करते हैं। ट्रेड यूनियनों के लिए क्या बदला है? यहाँ एक बहुत बड़ा और आप कह सकते हैं बुनियादी बदलाव आया है। पहले किसी भी कंपनी में कई सारी छोटी बड़ी यूनियनें हो सकती थीं। हाँ, और सब मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करती थी। एग्जैक्टली। नए कोड के तहत अब सिर्फ उस एक यूनियन को मैनेजमेंट से मोल भाव करने का अधिकार मिलेगा जिसके पास कम से कम 51% कर्मचारियों का समर्थन हो। एक मिनट, मतलब अगर किसी कंपनी में 1000 कर्मचारी हैं, तो जिस यूनियन के साथ 510 लोग होंगे, सारी पावर उसी के पास होगी? हाँ बिल्कुल, उसे सोल नेगोशिएटिंग यूनियन कहा जाएगा। और अगर किसी के पास भी 51% ना हो तो एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनेगी। इस काउंसिल में उन सभी यूनियनों के प्रतिनिधि होंगे जिनके पास कम से कम 20% कर्मचारियों का समर्थन है। तो ये एक तरह से यूनियनों का कंसोलिडेशन है, जैसे बिजनेस में मर्जर होते हैं। इसके पीछे सोच क्या है? सोच ये है कि इससे बातचीत फोकस्ड और नतीजा देने वाली बनेगी। मैनेजमेंट को अब 10 अलग अलग यूनियनों से बात नहीं करनी पड़ेगी। समझ गया, एक ही यूनियन या काउंसिल से करनी होगी। हाँ, इससे फैसले जल्दी हो पाएंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जिस पर काफी चिंता जताई जा रही है। ओके। डर ये है कि इससे छोटी यूनियनों या जैसे किसी खास डिपार्टमेंट के लोगों की आवाज दब सकती है। सारी ताकत एक बड़ी सेंट्रलाइज्ड यूनियन के हाथ में आ जाएगी, जो शायद जमीनी स्तर के छोटे मोटे लेकिन जरूरी मुद्दों पर उतना ध्यान न दे पाए। बिल्कुल। समझ गया। तो ये तो यूनियन के लेवल पर हुआ, लेकिन एक आम कर्मचारी के रोजमर्रा के काम में, उसकी नौकरी की शर्तों में क्या कोई बदलाव आया है? मैंने स्टैंडिंग ऑर्डर्स के बारे में कुछ सुना है। हाँ, और ये एक और विवादास्पद मतलब कंट्रोवर्शियल बदलाव है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स दरअसल नौकरी की शर्तों की एक लिखित नियमावली होती है, जैसे काम के घंटे, छुट्टियां, प्रमोशन के नियम, ये सब। हाँ, एक तरह से कंपनी का संविधान। नए कोड के मुताबिक अब ये सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स सिर्फ उन कंपनियों के लिए अनिवार्य होंगे जिनमें 300 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं। रुकिए, इसका मतलब ये है कि 299 कर्मचारियों वाली एक कंपनी को अब ये लिखित नियम बनाने की जरूरत नहीं है? कानूनी तौर पर सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स की जरूरत नहीं होगी। तो क्या वो कल को अपने काम के घंटे 8 से 10 कर सकती हैं और कर्मचारी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि कोई लिखित नियम ही नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। ऐसा नहीं है कि वो मनमानी कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी शर्तें तो लागू होंगी, लेकिन हाँ, इससे कंपनियों को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। वो अपनी जरूरत के हिसाब से नीतियां बना और बदल सकती हैं। और कर्मचारियों के लिए ये एक अनिश्चितता की स्थिति बनाता है। सही बात है। नियम कानून लिखित और तयशुदा ना होने से जॉब सिक्योरिटी पर असर पड़ सकता है। तो यूनियन की ताकत का कंसोलिडेशन और छोटे संस्थानों में नियमों को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी, पैटर्न तो साफ दिख रहा है। लेकिन जब बातचीत और नियम दोनों फेल हो जाते हैं तब क्या होता है? मैं हड़ताल यानी स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ। हाँ, उस पे भी असर डाला है
और बहुत बड़ा। हड़ताल की जो परिभाषा है उसे अब बहुत ज्यादा व्यापक कर दिया गया है। कैसे? नए कोड के मुताबिक अगर किसी भी संस्थान में 50% से ज्यादा कर्मचारी एक साथ मिलकर मास कैजुअल लीव पर चले जाते हैं, अच्छा, तो उसे भी अब कानूनी तौर पर हड़ताल ही माना जाएगा। अरे वाह, तो अब मास बंक करना भी स्ट्राइक है। कंपनियों के नजरिए से देखें तो ये शायद अच्छी खबर है। बिल्कुल, कंपनियों के लिए ये एक राहत की बात है, क्योंकि अक्सर प्रोडक्शन इसी वजह से रुकता था। लेकिन अगर हम कर्मचारियों के नजरिए से देखें, वो हिस्से हैं जिन पर सबसे ज्यादा बहस है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, ये कोड सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं है। इनमें कर्मचारियों के लिए भी कुछ बड़े सुधार हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अब तक सिस्टम से बाहर थे। हाँ, आप गिग वर्कर्स की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल, ये शायद इन कोड्स का सबसे प्रगतिशील और जरूरी हिस्सा है। भारत में आज लाखों लोग गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं। जोमैटो, स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स, उबर, ओला के ड्राइवर्स। और ये लोग कर्मचारी नहीं माने जाते थे, इसलिए उन्हें ईपीएफ या ईएसआईसी जैसी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती थी। हाँ, नया सोशल सिक्योरिटी कोड इसी खाई को भरता है। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर ये जमीन पे काम कैसे करेगा? मतलब एक डिलीवरी पार्टनर जो शायद 2-3 अलग अलग एप्स के लिए काम करता है, उसके ईपीएफ का हिसाब कैसे रखा जाएगा? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कंट्रीब्यूशन कौन देगा? ऐप कंपनी या वर्कर खुद? कोड ये कहता है कि केंद्र सरकार एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाएगी। जोमैटो और उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियां हैं, उन्हें अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% इस फंड में जमा करना होगा। अच्छा, इस फंड का इस्तेमाल फिर इन गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए किया जाएगा। लेकिन इसका पूरा मैकेनिज्म, मतलब ये कैसे लागू होगा, इसके नियम अभी बन रहे हैं। तो ये एक मुश्किल काम है। मुश्किल है, पर अगर ये सही से लागू हो गया तो ये भारत के वर्कफोर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। गिग वर्कर्स के अलावा और कौन से सीधे फायदे हैं जो एक आम कर्मचारी को मिलेंगे? एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण चीज है, अब हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। इससे नौकरी की शर्तें शुरू से ही साफ हो जाती हैं। हाँ, इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी बड़े कदम उठाए गए हैं। जैसे कि अब महिलाओं को उनकी सहमति और जरूरी सुरक्षा इंतजामों के साथ रात की शिफ्ट में भी काम करने की इजाजत होगी। अच्छा, यही नहीं, अब वो हर तरह के सेक्टर में काम कर सकती हैं, यहाँ तक कि खदानों, मतलब माइंस जैसे कामों में भी जो पहले उनके लिए प्रतिबंधित थे। और एक हेल्थ चेकअप वाली बात भी है ना? हाँ, ये भी एक अहम कदम है। 40 साल से ज्यादा उम्र के सभी कर्मचारियों के लिए अब कंपनियों को मुफ्त में सालाना हेल्थ चेकअप करवाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अगर हम इन सभी बदलावों को एक साथ रख कर देखें, एक स्कोर कार्ड बनाएं, तो फायदे और नुकसान क्या हैं? फायदे साफ हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 29 कानूनों की जगह 4 कोड्स, सिंगल लाइसेंस, सिंगल रिटर्न। इससे कंपनियों का समय, पैसा और ऊर्जा बचेगी। बिल्कुल। दूसरा, कर्मचारियों के नजरिए से देखें तो वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा, खासकर गिग वर्कर्स, पहली बार सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ रहे हैं। हर किसी को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। और तीसरा, महिलाओं को काम करने के ज्यादा और बराबर मौके मिलेंगे। हाँ। और सिक्के का दूसरा पहलू, वो कौन सी चिंताएं हैं जिन पर आलोचक उंगली उठा रहे हैं? सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्या इन बदलावों ने शक्ति का जो संतुलन है वो कंपनियों के पक्ष में ज्यादा झुका दिया है, हड़ताल करना मुश्किल बना दिया गया है, जिससे कर्मचारियों की मोलभाव करने की ताकत कम होती है। हाँ, और 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को स्टैंडिंग ऑर्डर से छूट देने से वहां जॉब सिक्योरिटी पर सवाल खड़े होते हैं। और एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का भी जिक्र होता है, वो क्या है? नए कोड्स फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक तय समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देने को आसान बनाते हैं। जैसे कोई प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग। हाँ, सोचिए, एक आईटी कंपनी को 1 साल के प्रोजेक्ट के लिए 50 डेवलपर्स चाहिए। नए नियमों के तहत वो उन्हें 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रख सकती है और प्रोजेक्ट खत्म होने पर बिना किसी झंझट के उन्हें रिलीज कर सकती है। कंपनी के लिए तो ये बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल, लेकिन इससे एक हायर एंड फायर कल्चर को बढ़ावा मिलने का डर है, जहां परमानेंट नौकरियों की जगह कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां ले लेंगी। और इससे कर्मचारियों के लिए करियर में स्थिरता की कमी हो सकती है। एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर ये नए लेबर कोड्स भारत के लिए एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम है। ये एक साथ 2 घोड़ों की सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ बिजनेस करने में आसानी और दूसरी तरफ कर्मचारियों को सुरक्षा। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो भारत खुद को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर पेश कर रहा है। सही बात है।
कोई भी बड़ा निवेशक किसी देश में पैसा लगाने से पहले वहां के लेबर कानूनों को बहुत ध्यान से देखता है। ये कानून दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश है कि भारत में बिजनेस करना अब आसान, फ्लेक्सिबल और प्रिडिक्टेबल है। लेकिन इनकी असली सफलता कागज पर नहीं, जमीन पर तय होगी। हाँ, और वो कैसे लागू होते हैं इस पर। लेबर जो है वो संविधान की समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, जिसका मतलब है कि केंद्र के बाद राज्य सरकारों को भी अपने नियम बनाने होंगे। बिल्कुल। तो असली परीक्षा इस बात की होगी कि राज्य सरकारें इन कोड्स को कितनी अच्छी तरह और किस भावना से लागू करती हैं। जमीनी स्तर पर इनका पालन कैसे होता है, यही इन सुधारों का भविष्य तय करेगा। ये कानून कागज पर तो बिजनेस और कर्मचारियों के बीच एक संतुलन बनाने का वादा करते हैं, पर क्या असल में ऐसा हो पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा। आज की चर्चा पर आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से इन नए लेबर कोड्स का सबसे बड़ा फायदा या नुकसान क्या हो सकता है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यहां तक आ ही गए तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारी वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे। पर सोचने वाली बात यह है, क्या आसानी और सुरक्षा एक ही समय पर बढ़ सकते हैं या एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को हमेशा घटना ही पड़ता है? इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।